अथवा असहमत होना चैनल की संपादकीय टीम के लिए आवश्यक कतई नहीं है। मुखरित किए गए विचार उनके निजी होते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की पालना में विश्वास रखते हैं। समाचार विशेष से संबंधित सभी पक्षों की राय का हम पूर्ण रूपेण सम्मान करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को मुजफ्फरनगर के दंगा प्रभावित इलाकों का आज दौरा करना था, लेकिन नेताजी गए नहीं, दौरा रद्द कर दिया। जानकारों ने कहा कि अखिलेश जब दौरे पर गए थे तो दंगा प्रभावित पीड़ितों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया था। मुखिया का विरोध हुआ था तो बड़ी लानत मलानत हुई थी, खुद मुलायम सिंह जी ने की थी। संदेश यह गया था कि मुजफ्फरनगर की जनता सपा सरकार से बहुत नाराज है और कमोवेश इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने भी दौरा रद्द कर दिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो दंगा है वो भड़काने की साजिश रची गई थी। अब मुलायम सिंह यादव जी डर गए हैं या कोई और रणनीति बना रहे हैं, ये तो वो खुद ही जाने, लेकिन दौरा रद्द करने से संदेश फिर से यही गया है कि मुलायम पीड़ितों के विरोध के डर से डर गए हैं। और इस बीच मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश सिंह राणा को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया है। राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने की, वो बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सपा के आरोपी विधायक कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। और बाकी दूसरे महारथियों का जो नंबर है वो नंबर कब आएगा, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हम आपको दिल्ली लेकर चलेंगे, हम आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्राची आर्य मौजूद हैं। आपके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है साध्वी प्राची के खिलाफ, और आपको पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंडोरा तो बहुत पीटा, लेकिन साध्वी प्राची आम लोगों के बीच में मौजूद हैं, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों साध्वी प्राची तक पहुंच नहीं पा रही या पहुंचना चाहती नहीं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ यासूब अब्बास साहब हैं, आप धर्मगुरु हैं। आर.एस. भदौरिया हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। और गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। उत्तर प्रदेश जो सूबा है, समाचार प्लस की जो जिम्मेदारी है वो गोविंद भाई के मजबूत कंधों पर है। और आज एक एक करके आप सभी लोगों से बात करूंगा और कोशिश ये करेंगे हम सब कि हम बहस को एक सार्थक दिशा में लेकर जाएं। हम बहस को भटकाएं नहीं, हम भावनाओं को भड़काएं नहीं, हम अपने शब्दों को संयमित रखें। और इसीलिए ब्रेक बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले ही हमने डिस्क्लेमर दिखाया और हम मौखिक तौर पर एक बार फिर आपको बता दें कि समाचार प्लस पर लाइव शो के दौरान कोई भी मेहमान, कोई भी गणमान्य महानुभाव जो शब्द मुखरित करता है, जो बयान देता है, वो उसकी व्यक्तिगत राय होती है। और समाचार प्लस की संपादकीय टीम का उससे सहमत या असहमत होना कतई जरूरी नहीं है। हम सभी पक्षों की भावनाओं का पूर्ण रूपेण स्वागत करते हैं। तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर और शामली के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा रद्द कर दिया। मुलायम सिंह यादव दंगा प्रभावित इलाकों में जाकर पीड़ितों से मिलने वाले थे। अंदर खाने से खबर यह आई कि विरोध के डर ने मुलायम को मुजफ्फरनगर जाने से रोक दिया है। मुजफ्फरनगर से दंगों का धुआं हटा तो दौरों की धूल उड़नी शुरू हो गई। पहले मुखिया अखिलेश यादव ने दौरा किया, लोगों ने जमकर विरोध किया, काले झंडे दिखाए, लेकिन जैसे तैसे दौरा कर ही लिया। लखनऊ वालों का काफिला गुजर गया तो पीछे दिल्ली वाले भी खड़े थे। अमले जमले के साथ अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जलती जमीन के दर्शन करके लौट गए। यहाँ आया हूँ ताकि इस बात का अंदाजा लगा सकूं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। सब आकर चले गए। अब बारी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की थी। दौरों की रस्म है तो निभानी ही थी, वरना मुजफ्फरनगर वाले भी क्या कहते कि मुसीबत में मुलायम पूछने भी नहीं आए। लेकिन अचानक दौरा रद्द कर दिया। कांग्रेस वाले राशिद अलवी जा रहे थे लेकिन जाने नहीं दिया। पता चला कि मुलायम भी नहीं गए तो उनकी जुबान भी जुम्बिश करने लगी। देखिए, मैं कल गया था मुजफ्फरनगर, मुझे जाने नहीं दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। एक कैंप में मैं गया था। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उन्हें जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। गुजरात को पीछे छोड़ दिया है मुजफ्फरनगर ने।
ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसे हालात हो सकते हैं, ऐसे वाकयात हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार मुकम्मल तौर से नाकाम रही है। मुलायम क्यों नहीं गए, ये सवाल सियासत के चिकने गलियारों में खूब फिसल रहा है। विरोधियों ने कहा साइकिल के पितामह पीड़ितों के विरोध से डर गए, इसीलिए नहीं गए। खैर, मुलायम जब जाएंगे तब जाएंगे। जो होकर आ गए उन्होंने कौन सा नर्क बने मुजफ्फरनगर में स्वर्ग की सुगंध बिखेर दी। इन अपराधों में जो भी लोग लिप्त हैं उन सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन ये कटिबद्ध है कि इसमें पुलिस कार्रवाई हो और फिर बाद में उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको न्यायालय से सजा दिलाई जाए। समाजवादी पार्टी सरकार अपनी जवाबदेही से मुकरने का काम कर रही है और साथ ही साथ आज पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, प्रदेश जंगल राज बन गया है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अब जाकर मुजफ्फरनगर दंगों को दिया सलाई दिखाने वाले आरोपी विधायकों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है। मेरे द्वारा जब मांग हुई कि आजम खां का इस्तीफा होना चाहिए, तभी से ये तैयारी हो गई थी और निश्चित रूप से पूरी तरह से पिछले 2 घंटे से लखनऊ शहर के अंदर मुझे टहलाया जा रहा है और ये एक ऐसे अपराधी जैसा व्यवहार विधायकों के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये चाहते होंगे कि इतनी ताकत दिखा करके हमारी आवाज को बंद कर देंगे। ये आवाज बंद होने वाली नहीं है। यदि माताओं बहनों के संघर्ष के लिए हमें 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो 100 बार जेल जाने के लिए तैयार है। हर सरकारी बाजे से यही आवाज आ रही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी, सरकार सख्ती से निपटेगी। सरकार ने जुबान पर ये जुमले रट लिए हैं और वैसे भी रटने का एक फायदा है कि परीक्षा में नंबर बढ़िया मिलते हैं और लोकसभा चुनाव का इम्तिहान भी साल के उस पार इंतजार कर रहा है। भरत यादव, समाचार प्लस। जी, आप सभी लोगों के पास मैं आऊंगा, एक एक करके बातचीत करूंगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो बीजेपी के विधायक सुरेश सिंह राणा की हुई है, जिनसे हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। वो बातचीत पहले आपको दिखाते हैं। जिस खिड़की में मैं दिख रहा हूं उस खिड़की में विधायक जी से बातचीत आप देखिए। आप सब लोग अपनी अपनी खिड़की पर बने रहेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में सबसे पहले बड़ी गिरफ्तारी जो राजनीतिक है वो सुरेश राणा जी की हुई है। हमारे साथ में सुरेश राणा जी बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि क्या मानते हैं इस गिरफ्तारी को, आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से आज हमने सदन के अंदर जब अपना विषय उठाया और दंगे के अपराधियों को बताना शुरू किया, सरकार बौखला गई और हमने आज कहा कि जिन लोगों के खिलाफ स्ट्रिंग ऑपरेशन में पूरा दिखाया गया, सच्चाई सबको मालूम है, वो मंत्री आज वरिष्ठ मंत्री सदन में बैठे हुए हैं। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। हमने कहा जांच करो तो उनकी करो। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव वहां शहीद चौक पर मुजफ्फरनगर के अंदर भड़काऊ भाषण देते हैं। जांच करनी है तो उनकी जांच करो। कवाल के अपराधी 2.5 घंटे के अंदर डीएमएसपी ने पकड़े और जो लोग वहां थाने में फोन करके लखनऊ से उन अपराधियों को छुड़ाते हैं जिनके कारण सारा वातावरण खराब हो, उनकी जांच करो। और पंचायत से लौटते लोगों पर जोली गांव में उनके घेर करके उन्हें मारा जाता है। अनेक लोग जान बचाने के लिए नहर में कूद जाते हैं। अब भी उनकी डेड बॉडीज वहां बरामद हो रही है, उनकी कोई जांच नहीं कर रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी इसलिए चूंकि आम आदमी की आवाज उठा रही है, माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आवाज को चुप करने का षड्यंत्र है। अच्छा, कोई गिरफ्तारी का वारंट आपको दिया गया, ये बताया गया कि अब आपको कहाँ ले जा रहे हैं? जब से आपको गिरफ्तार किया तब से आपके साथ क्या क्या अभी पेश किया हुआ? पिछले 2.5 घंटे से मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और 2.5 घंटे से मैंने इनसे पूछा, कोई वारंट इनके पास नहीं है, किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया इनके पास नहीं है। 2.5 घंटे पहले मुझे इन्होंने वहां कालिदास मार्ग के आसपास से गिरफ्तार किया और उसके बाद से अब तक मैं लगातार इनसे पूछ रहा हूं कोई वारंट आपके पास है तो मुझे दिखाओ। कोई वारंट इनके पास नहीं है। पहले गोमती नगर थाने में लेकर गए, फिर लगातार लखनऊ की सड़कों पर टहला रहे हैं। जैसे जैसे कार्यकर्ता आते हैं, आम जनता आती है तो ये इधर गलियों में ऐसे घुमा रहे जैसे मैं कोई अपराधी। क्या लगता है सत्ता की किसी बड़े नेता को निशाने पे आपने लिया तो उसी के ही इशारे पे जैसे सब कुछ हो रहा है, क्या उसी के इशारे पे आपकी गिरफ्तारी भी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जैसे ही हमने उसके ऊपर आक्रमण किया और सच्चाई बताने का प्रयास किया, राजनीतिक एक दबाव में आकर के, बौखलाहट में आकर के मेरी गिरफ्तारी का निर्णय हुआ है और उनकी मंशा यह रही होगी कि विधायक की गिरफ्तारी करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तार करके भाजपा की आवाज दबा देंगे। ऐसी एक नहीं 1000 गिरफ्तारी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, आम जनता की, माताओं बहनों की पक्की जो आवाज है वो दबने वाली नहीं है। श्यामली के जो मैं आपके कार्यकर्ता, अब उनका क्या रुख रहेगा, क्या उनकी रणनीति रहेगी? अब आपको गिरफ्तार करके मुजफ्फरनगर ले जाएगा? मुझे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में, बड़े नेता हैं। जैसे निर्णय होगा, जैसे रणनीति होगी तो ये लोग जानते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं जी। तो देखिए किस तरह से आज दिन भर जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हुए हैं।
आप सभी लोगों से बात करेंगे। साध्वी प्राची, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, आखिरकार भड़काऊ भाषण देने के जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, भाई उनकी गिरफ्तारी क्यों ना हो? उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, इसमें इतना हैतोबा क्यों मचा हुआ है भाई? देखिए, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं, जिन लोगों ने 27 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक कोई भी किसी भी प्रकार की देखा जाए पूरे के पूरे 27 से लेकर 7 तक की कोई किसी प्रकार की कुछ भी शासन व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी और कोई भी किसी प्रकार का वहां पर निर्णय नहीं लिया गया शासन के द्वारा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर शासन प्रशासन समय रहते हुए कार्रवाई करते तो इतना बड़ा ये जो घटना घटी है वो घटना न घटती। और अगर गिरफ्तारी अरे भाई, भड़काऊ भाषण आप लोग देंगी, भड़काऊ भाषण आप लोग देंगी तो घटना घटेगी नहीं घटेगी? आपने एक बयान में कहा, आपने एक बयान में कहा, सुनिए पहले आप बात सुनिए पहले। 30 तारीख की आप अपनी एल्बम उठा करके देखिए, 30 तारीख की आप रिकॉर्डिंग उठा करके देखिए। भड़काऊ भाषण दिए थे कादिर राणा ने, भड़काऊ भाषण दिए थे राशिद सिद्दीकी ने, भड़काऊ भाषण दिए थे नूर सलीम राणा ने, भड़काऊ भाषण दिए थे सईदुल जमा ने। और इन सब के जो मास्टरमाइंड है वो सारे के सारे जो इशारे पर चल रहे आजम खा के, उनको आप गिरफ्तार करिए। उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? भाजपा के जो भी, बीजेपी के जो भी नेता है, अगर वो माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए वहां जाते हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए जाते हैं, तो आप उसको अरे क्या किसी का कत्ल कर दीजिएगा? इज्जत बचाने के नाम पर क्या किसी को कत्ल कर दीजिएगा, मार काट दीजिएगा? एक तरफा कार्रवाई की बात मत करिए, आप न्याय की बात करिए। आप मीडिया में बैठे हैं और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आप वास्तव में अगर न्याय चाहते हैं तो 30 तारीख पर क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की? कादिर राणा के पास में आप पूरे देश ने देखा। और मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। AK-47 किसके पास में मिली? AK-57 किसके पास में मिली? अभी तक उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये चर्चा का विषय आखिर चर्चाओं में रह जाएगा। वो AK-47 क्या वो केवल आरती उतारने के लिए शहर के लिए रखी गई थी? वो पूरे के पूरे शहर की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आपके हिसाब से इस पूरा आपके हिसाब से दंगों का मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड है आजम खां। उसको गिरफ्तार करिए। उसको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? असीम वकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप प्रदेश सचिव हैं। असीम वकार, ये साध्वी प्राची क्या कह रही हैं भाई? ये कह रही हैं कि आजम खान साहब दंगों के मास्टरमाइंड हैं, सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। राशिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। आप स्टिंग ऑपरेशन असीम वकार देखा है नहीं देखा? जी देखिए, ये साध्वी प्राची जी जो कह रही हैं, इनका हक बनता है। एक ऐसी पार्टी से आती हैं, ये कुछ भी कह सकती हैं। इनकी बात का मैं ना तो बुरा मान रहा हूँ, ना इनकी बात पर मैं ध्यान देता हूँ, ना ही हमारी पार्टी इन लोगों की बात पर ध्यान देती है। पूरे देश ने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पंचायत में, महापंचायत में मंच पर चढ़कर भाषण दिए और किस तरह से विदेश की एक सीडी को, भड़काऊ सीडी को किस तरह से सर्कुलेट किया गया, जिसकी वजह से दंगा हुआ है। रही आजम साहब की बात, एक तो उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है, उन्होंने अपनी सफाई दे दी। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैंने अपनी फेसबुक की वॉल पे भी लिखा था कि आजम साहब के बारे में, आजम साहब एक ऐसे नेता है जिनका स्तर इतना ऊंचा है कि वो जब मंत्री नहीं रहते हैं तब भी अपने किसी क्षेत्र के एसओ एसआई इंस्पेक्टर से बात नहीं करते हैं। तो मैं और मेरे साथ के लोग, विपक्ष में भी जो लोग आजम खान साहब को जानते हैं, जो इस देश में आजम खान साहब को जानते हैं, लीडरान वो जानते हैं कि आजम खान साहब ने इस स्तर तक गिरकर किसी भी इंस्पेक्टर या दरोगा से बात नहीं की होगी। ये सीडी अरे भाई, तो स्टिंग ऑपरेशन में जो एसडीएम, सीओ, कोतवाल, दरोगा, सिपाही, दीवान जो बात कह रहे हैं, क्या वो सारे लोग आजम खान साहब के दुश्मन हैं? नहीं, दुश्मन तो राजनीति में एक दूसरे में सब होते हैं जी। दोस्त कौन होता है? नहीं तो क्या ना, तो क्या साध्वी प्राची जो है वो क्या दुश्मन है आजम खान साहब की? ये आप कह रहे हैं?
साहब ये तो हमारी अपोजिशन में आती है, ये तो विधानसभा में मेरे दुश्मन है, लोकसभा में भी हमारे दुश्मन है। हाँ। साध्वी जी, आपको दुश्मन कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं आजम खान साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आजम खान पूरे देश ने देखा, ये साध्वी प्राची आरोप नहीं लगा रही, स्टिंग ऑपरेशन को पूरे देश ने देखा। साध्वी जी, आपको दुश्मन कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं आजम खान साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आजम खान पूरे देश ने देखा, ये साध्वी प्राची आरोप नहीं लगा रही, स्टिंग ऑपरेशन को पूरे देश ने देखा है। हाँ। और अधिकारियों को वो कहते हैं, अधिकारियों को धौंस देते हैं, अधिकारियों पर दबाव डालते हैं। हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी जो ये आज के कल के हिंदुस्तान पेपर में निकला है, हाँ। और आप सबने देखा है, 15 अधिकारी और 65 सिपाही पूर्वांचल में क्यों फेंक दिए गए हैं, क्यों न्याय की बात नहीं करने देते हैं, उनके द्वारा जो एडीजीपी भेजे वो क्यों छुट्टी पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अधिकारियों के ऊपर, ईमानदार अधिकारियों के ऊपर, अच्छे अधिकारियों के ऊपर, कर्मठ अधिकारियों के ऊपर इनका इतना दबाव हो जाता है। हाँ। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते, वो कोई निर्णय नहीं ले पाते। असीम वकार, बात तो अब्दुल हमीद की भी होगी, जो शामली के एसएसपी थे, उनका सिर्फ तबादला किया गया और सुभाष चंद्र दुबे जी से उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि शामली में दंगा उस वक्त नहीं हुआ था, दंगा हुआ था कवाल में, मुजफ्फरनगर में। नहीं, आपको पता नहीं है, फिर आपको पता नहीं है। ना भाई साहब, आपको पता नहीं है। अगर शामली में दंगा नहीं हुआ था तो हमीद साहब क्यों हटाए गए? सपा के लोग सत्ता में बैठे में आया था, अगर हटाया इसलिए गया था कि शामली के अंदर हम घटना घटी सरकार को यह लगा था कि अगर इन अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो दंगा बढ़ता रहेगा। हाँ। दंगे को रोकने के लिए नहीं, अगर सरकार को लगा था कि अधिकारी वहां रहेंगे तो दंगा भड़केगा, तो ऐसे अधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए। अब्दुल हमीद को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। वकार साहब, नहीं, सरकार जो है वो किसी चैनल से नहीं चलती है, सरकार चलती है अपनी नीतियों से। नहीं, सरकार की नीति दरअसल तुष्टीकरण की जब हो जाए भदौरिया साहब, तो सरकार चलती नहीं चलती नजर आती है। सही कह रहा हूँ क्या भदौरिया साहब? मैं केवल सरकार की नीतियां तुष्टीकरण, बिल्कुल सही कह रहा है। इनके पास में और कोई नीति नहीं है, दंगा फैलाना और दंगा कराना, फिर जी। उस पर दंगे पर राजनीति करना। जी नहीं, और असीम वकार साहब, मेरी एक बात और है, मेरा ये कहना है कि अगर आप दंगों को लेकर इतने संवेदनशील थे, जैसा आपने 84 कोसी परिक्रमा को रोकने के लिए इंतजाम किए, लखनऊ में इंतजाम क्यों नहीं किए? शिया सुन्नी दोनों समुदायों के बीच में एक हफ्ते तक किस तरह से टकराव हुआ, कर्फ्यू भी लगा और अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात भी रहे, वहां पर सेना क्यों नहीं बुलाई आपने? लोग ये भी पूछ रहे हैं आपसे। सेना तो इसलिए नहीं बुलाई गई थी कि सेना के लिए सेना की बुलाने की जरूरत नहीं थी, इतने खराब हालात नहीं थे। और शिया सुन्नी का जो दंगा है वो एक मुसलमानों का एक इख्तलाफात कह लिए, ज़हनी इख्तलाफात कह लिए, धार्मिक इख्तलाफात कह लिए, जिसकी वजह से होता है। अरे भाई, लोगों को दिक्कत हुई, लोग हलाक हुए, लोग लहूलुहान हुए कि नहीं हुए? टकराव था कि नहीं था? गरीब लोगों को मरवा बिल्कुल टकराव था, मैं तो फिर मान रहा हूँ। ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव को सरकार एक पक्षी कार्रवाई के तौर पे डील करे। और लखनऊ में जब सरकार जिन दो पायों पर खड़ी है, यादव और मुसलमान, उनमें से जब एक कौम के लोग लड़े तो आप चलता है वाला रवैया अख्तियार करें। असीम वकार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? नहीं, काम नहीं चलेगा। मैंने फिर आपसे कह दिया, लखनऊ के हालात में और मुजफ्फरनगर के हालात में जमीन आसमान का फर्क। जी, अब्बास साहब हमारे साथ हैं, आप धर्मगुरु हैं यासूब अब्बास साहब। असीम वकार जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? लखनऊ में मुसलमानों का खून बहता रहे, सरकार को मतलब नहीं, लेकिन बाकी जगह सरकार मुसलमानों का झंडा बरदार होने का दम भरती है। लखनऊ के मुसलमान मरते रहे। देखिए, जो भी दंगे का मुलजिम हो, कहीं पर हो, चाहे वो लखनऊ में हो या मुजफ्फरनगर में हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। इसलिए कि अगर से कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से दंगे होते रहेंगे। लिहाजा इसके अंदर जो मुलजिम हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए है। इसलिए कि नुकसान सिर्फ इंसानियत का होता है। कोई भी दंगा हो, हिंदू मुसलमान दंगा हो, शिया सुन्नी दंगा हो, हमारा इंसान जाता है, गोद किसी माँ की। लखनऊ के शिया सुन्नी दंगों में क्या सरकार ने इंसाफ किया था अब्बास साहब? इसको आप सियासी जी, लखनऊ के शिया सुन्नी दंगों में क्या सरकार ने इंसाफ किया था? ठीक है, सरकार ने पूरी, हमें नहीं लगता है कि पूरी तरीके से उसके अंदर इंसाफ हुआ, हमें नहीं लगता है। बहरहाल पूरी तरीके से हम लोगों ने सरकार से बात की और सरकार ने हमारी बात को कायदे से सुना और उसके अंदर जितना हो सका हमने सरकार के जरिए से कोशिश की उसको सपोर्ट करवाने की। इसलिए कि आपस के अंदर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं
कि हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी अब आपस में न लड़े, बल्कि गरीबी बेरोजगारी और जिहालत से लड़े। इसलिए कि बहुत दिन धर्म के नाम पर, बहुत दिन मजहब के नाम पर झगड़े होते रहे, बहुत दिन सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेक चुकी और बहुत दिन माओ की गोदियां कितनी उजाड़ी जाएंगी, औरतों के सुहाग कितने छीने जाएंगे। आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हालात पैदा हो रहे हैं। क्या सवाल ये 2014 आते आते पूरा मुल्क जलने लगेगा? आप इस चीज को देखिए। सवाल ये, जब मुल्क नहीं रहेगा, जब कुर्सी नहीं रहेगी, तो तुम बैठोगे काहे के ऊपर? तो इसके जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है अब्बास साहब? दल को टारगेट नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर सब लोग हैं पूरी तरीके से। इसके अंदर वो लोग जिम्मेदार हैं जो इसके अंदर दंगा कराते हैं, जो इसके अंदर मुलजिम है, जिसके इसके अंदर नाम आ रहे हैं, उसके अंदर उनको सख्त से सख्त उनको सजा मिलना चाहिए, ताकि दोबारा कोई शख्स ऐसी घटना सोच न सके। क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है। असीम बकार, आपकी सरकार ने ईमानदारी से लखनऊ के शिया सुन्नी दंगों को रोकने के लिए काम नहीं किया, ये कह रहे हैं शिया धर्मगुरु यासूफ अब्बास साहब। आप रिस्पॉन्ड कीजिए। यासूफ भाई मेरे दोस्त भी हैं और इन्होंने भी ये बात कही कि इन्होंने सरकार से बात की, अपनी बात रखी और सरकार ने इनकी बात सुनी। सिर्फ सुनी, आगे सिर्फ सुनी, आगे कुछ नहीं किया। इंसानियत के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको उस पर अमल करने की तौफीक अता करे और आइंदा भविष्य में इस तरह के दंगे ना हो। देखिए अतुल जी, दंगों से किसी का भला नहीं होता है। दंगे देश के सीने पर एक ऐसा दाग है जिनको हम चाहकर भी न छुपा सकते हैं। अरे मैं पहले प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश तो बाद में जाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां 18 महीनों की सरकार में 107 दंगे हुए। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, ये मेरे और गोविंद भाई के आंकड़े नहीं है। नहीं, रिपोर्ट में कि कोई 43 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 27। अरे भाई 27 तो मुख्यमंत्री जी ने माने, चलिए 27 का आंकड़ा पकड़ लेते हैं। क्या वो 27 अच्छे थे? जी, लेकिन आप ये देखिए कि इन दंगों में इन्वॉल्व कौन है, अपोजिशन में कौन इन्वॉल्व है, कौन ये दंगे करा रहा है? नहीं तो आप बताइए ना, दंगे कौन करा रहा है? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी करा रही है, जिसको फायदा होता है इससे। साध्वी प्राची, आप दंगे क्यों करा रही है भाई? आप देखिए, आप जी देखिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप जब बार बार भारतीय जनता पार्टी को दंगे कराने की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 27 से लेकर के सरकार ने 7 तारीख तक क्या की? क्या भांग पी करके सो गई थी? क्या तुम्हें इस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए था? इतनी बड़ी घटना कवाल गांव के अंदर हो गई थी, उससे पहले शामली के अंदर घटना घटी, उससे पहले मेरठ के अंदर एक बच्ची के साथ गंदा काम हुआ। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर यही काम होता रहेगा कि बच्चियों को इस तरह से आग में झोंकने का काम सरकार करती रहेगी और दंगे करवाएगी और फिर राजनीतिक रोटियां सेकेगी? केवल यही काम रहेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती, ये केवल सपा करती है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वास्तव में आप खुले दिमाग से सोचना, पूरा देश सुन रहा है मुझे, अगर ये घटना गुजरात के अंदर हो जाती तो वहां पूरा देश चिल्लाता और राष्ट्रपति शासन की मांग करते, राष्ट्रपति शासन लगवा देते। आज वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर कहां चले गए, कहां भट्ट में छुप गए? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग रहा है? केंद्र में जो सरकार बैठी है, आखिर वो क्या कर रही है? क्यों मौन है, क्यों चुप है? अरे वो दंगों पर राजनीति करते हैं, केवल इनको दंगों पर राजनीति करनी आती है, दंगे भड़काते हैं, दंगे कराते हैं और दंगों का मास्टरमाइंड सरकार में बैठा आजम खान, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हम आखिर ये पूछ रहे हैं, केवल इसलिए कि वो अखिलेश का चहेता, अखिलेश बच्चा है। सरकार तो आजम खान चला रहा है, इसीलिए दंगे हो रहे। जिस दिन से इसको निकाल दिया जाएगा और इसको सजा दी जाएगी, मैं दावा करती हूँ कोई उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होगा, दंगा आजम खान करा रहे। अच्छा बताइए, 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा करने की जरूरत क्या थी, मुझे बताइए। अरे भाई, आप वहां पर कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अचानक से चुनावों के पहले रामलला का जिन्न बोतल से बाहर साध्वी प्राची किसने निकाला था? मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे की बात करिए। 84 परिक्रमा हमारी योजना थी, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। आप किसी दिन इस मुद्दे पर बहस करिए, मैं आपके स्टूडियो में आऊंगी। आज मुद्दे की बात करिए, दंगों की बात, पूरा देश देख रहा है आपको। अरे भावनाएं भड़काई तो 84 कोसी परिक्रमा सही थी ना? नहीं, कोई वहां से कोई योजना नहीं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? वहां योजना नहीं, योजना बनी दंगे भड़काने की। 30 तारीख में कादिर राणा, शहीदुल जवां, राशिद सिद्दीकी, इनको गिरफ्तार करो और जो इन दंगों का मास्टरमाइंड है आजम खान को गिरफ्तार
क्यों नहीं कर रहे? असीम वकार, चलिए माना कि आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर सॉफ्ट हैं, मुलायम सिंह की पार्टी ही ना, मुलायम सिंह की पार्टी सफाइयों के ऊपर मुलायम है, लेकिन जो बसपा के लोग हैं कादिर राणा को भड़काऊ भाषण देते हैं और किसी ने देखा, क्यों नहीं पकड़ रहे भाई? देखिए अतुल जी, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत साफ बात बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली भगत थी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा। अच्छा, मुलायम सिंह जी ने अशोक सिंघल से बंद कमरे में आधे घंटे बातचीत की। नहीं ठीक, यही मैं कह रहा हूं आपसे, मुलायम सिंह जी विश्व हिंदू परिषद में भाजपा वालों से मिले और साजिश करे बसपा और भाजपा वाले, ये समीकरण समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, समीकरण समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आप फिर वही मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करी पूरा देश बताइए वकील साहब बताइए। सच्चाई देखिए, जो पहली महापंचायत हुई है जो जुमे के दिन हुई है नमाज के बाद जी, शहीद चौक मुजफ्फरनगर में, बहुजन समाज पार्टी के कादिर राणा साहब, नूर सलीम साहब, शहीदुज्जमा साहब ने कॉल किया था। हाँ, समाजवादी पार्टी के कितने लीडर उस मंच पर थे, ये आप भी बेहतर जानते हैं और हम भी बेहतर जानते हैं। अरे भाई, जिस एक व्यक्ति का नाम आ रहा है राशिद सिद्दीकी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, उसको जबरदस्ती बुला लिया गया था मंच के ऊपर। अच्छा, वो दूध पीते बच्चे की गोद में लेके कोई मंच पर चल गया था उनको? क्या बात कर रहे हैं वसीम भाई? पीते बच्चे की बात नहीं थी, लेकिन जिसने महापंचायत कॉल किया, आप जैसे बात समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर या नरेश, ना, अरे भाई आप भाजपा वाले मंच पर बाद में जाएंगे, पहले जो शहीद चौक पर खालापार में महापंचायत हुई उसके बारे में बात कर लें। 1 घंटे का शो है, बराबर वक्त बांट लेते हैं। आप कादिर राणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आप नूर सलीम राणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आप मौलाना जमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आप शहीदुज्जमा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई? सरकार को मौका दीजिए, सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करे। अरे भाई, सरकार को मौका क्या दें? सरकार को मौका क्या दें? जब दंगा अपनी चरम पर था तब अखिलेश यादव जी नमाजी टोपी पहने हज हाउस के सामने क्या बयान दे रहे थे? जो छेड़खानी का मुख्य आरोपी था, जिसकी वजह से दंगा भड़का, उसके प्रति वो संवेदना जता रहे थे। ऐसी सरकार को क्या मौका दिया जाए वकार साहब? नहीं, अब आप उसको दूसरे वे में ले रहे हैं। अगर किसी के भी घर में अगर हत्या होती है या किसी का बच्चा मारा जाता है, तो देखिए, मैं सबसे पहले तो इसका खंडन कर दूं कि किसी ने अगर किसी के घर की किसी बच्ची को छेड़ा, तो मैं इस तरह की हरकतों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ। नहीं, शाब्दिक तौर पे खिलाफ होने की बात नहीं होती ना। जब उसने लड़की छेड़ी थी तभी पटक के 40 डंडे मार के जेल में डाल देते, एक मैसेज चला जाता समाज में कि साहब लड़की छेड़ने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। जानकारी पुलिस को नहीं होगी, जब तक की जानकारी पुलिस की नहीं होगी तब तक कार्रवाई कैसे होगी? अतुल जी, आप खुद बताइए कि क्या ये मानवता कहती है कि किसी को जाकर कानून हाथ में लेकर सड़क कतल कर दो? आखिर वो बात आ जाएगी। मैं उस दौर में नहीं बोलता, ये बात नहीं जाना चाहता हूँ। इनको जानकारी थी 27 तारीख में घटना घटी, गौरव और सचिन का बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। इंसानियत शर्मसार हो गई। क्या इनको मालूम नहीं? अरे पूरे देश ने देखा उस बच्चे की मौत को और कह रहे प्रशासन को जानकारी नहीं। प्रशासन को जानकारी थी, 7 अपराधी पकड़े गए, लेकिन ऊपर से मास्टरमाइंड दंगे कराने वाले आजम खान का फोन आ जाता है और तुरंत वहां उन अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। ध्यान रखना, तुम भाजपा को बदनाम करते हो, बीजेपी को बदनाम करने का तुमने झंडा उठाया है। इस समय मैं कहती हूँ कि तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की है। घुट घुट के मर जाए, मर्जी यही से हम कुछ कहने लायक नहीं है। कैसी बात आप कर रहे हैं? अब्बास साहब, ना मैं चाहूंगा अब्बास साहब को मैं चर्चा में लेकर आऊं। अब्बास साहब, मैं एक चीज समझ नहीं पाता, लड़की छेड़ने से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। अगर शासन, प्रशासन, सरकार उसी वक्त इस तरह के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती तो क्या मामला इतना बढ़ पाता? भाई, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे अब्बास साहब, मैं बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं, जब कभी इस तरह की घटनाएं होती थी तो मैं देखता था कि कैसे पुलिस वाले शोधों को और मंचलों को गर्ल्स कॉलेज के सामने पकड़ते थे, बाल उनके मुंडवाते थे और शहर में घुमवा देते थे। यही चीज कवाल में क्यों नहीं हो सकती थी? देखिए, ये चिंगारी जो थी, जिस वक्त 16 बनने से पहले अगर इस चिंगारी को बुझा दिया जाता तो ये 16 न बनती। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये चिंगारी जो थी ये बुझाई नहीं गई और वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो या तो वो जानबूझ के ये कराता रहा या फिर वो उसको समझ नहीं पाया। मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ। और उसने हाई लेवल के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को मुझे लगता है कि पूरी तरीके से सूचना नहीं दी और उस वक्त अगर उस मामले को रोक लेता तो आज इतना बड़ा मामला ना होता।
आज इतनी जाने ना जाती, आज हम चर्चा में ना बैठे होते, आज इस वक्त पूरा देश सुन न रहा होता। क्योंकि जिस वक्त चिंगारी होती है ना, अगर जिस वक्त चिंगारी के ऊपर पानी डाल दिया जाए और चिंगारी को बुझा दिया जाए तो वो शोला नहीं बनती है। शुरू में तो जरा सी चिंगारी होती है, कहते देख लेंगे समझ लिया जाएगा इसको, मगर जब वो शोला बन जाती है तो वो बुझाए से नहीं बुझती है। तो मुजफ्फरनगर की आग आज तक के लगी हुई है और वो जख्म हरे हैं, चाहे उसके अंदर हिंदू भाई मारे गए हों या मुसलमान भाई मारे गए हों, जान इंसान की जाती है, लिहाजा वहां ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। आरिफ भदौरिया साहब, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिन विधायकों के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं। अगर बेकसूर है तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? अपने आप को सरेंडर करने खुद पुलिस थाने क्यों नहीं चले जाते कि भैया मैं आपके सामने हूं, मैंने कुछ नहीं किया? लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिन विधायकों के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं। अगर बेकसूर है तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? अपने आप को सरेंडर करने खुद पुलिस थाने क्यों नहीं चले जाते कि भैया मैं आपके सामने हूं, मैंने कुछ नहीं किया? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आप तो ऐसा बता रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हम चले जाएं। हम बेकसूर हैं, हम सदन में आए, हम सदन से गए, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमारे सारे विधायक क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार 4 दिन रहे। राणा की आज गिरफ्तारी इन्होंने की। जब राणा ने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो सदन के नेता होते हैं, उनको कहा कि मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सही अवगत कराना चाहता हूं, आपके पार्टी के लोग आपको सही बात नहीं बताना चाहते हैं। आप सदन के नेता हैं, सुन लीजिए, मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए हैं। मेरी सीडी देख लीजिए, आप सीडी मंगा लीजिए, आप सरकार में हैं और सीडी मंगा के आप देखिए, जो दोष हो, मैं दोषी होने के लिए तैयार हूं, मैं जेल जाने के तैयार हूं। और जेल के लिए सुरेश राणा कभी डरे नहीं, क्योंकि जो गलत नहीं होता है वो अपनी बात को सही कहता है। लेकिन फिर भी जो उनके साथ घटना हुई, आज चूंकि सुरेश राणा ने माननीय आजम खां की बात कही कि इसमें आजम खां जी का हाथ है, इस तरह से अगर कोई बात कहता है तो कहने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, अभी आपके सामने मैं देख रहा हूं, समाजवादी पार्टी का नेता जो इसमें है, कांग्रेस के नेता जो इसमें है, बसपा के जो नेता इसमें है, इनको किसी को भी इन्होंने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। केवल समाजवादी पार्टी, जिसने अभी लगातार आपके समाचारों में लगातार सब जगह ये कहा है कि हम दोषी नहीं है, हम दोषी नहीं है, और उन्होंने अपने दोस्त को सीधे बताया। अभी माननीय आज हुकुम सिंह ने, माननीय हमारे नेता भाजपा हुकुम सिंह ने कहा, परसों कहा था कि वहां पे लोग आए थे, वहां पे लोग कोई पार्टी के नहीं थे, हम जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, पुलिस के अधिकारियों ने बुलाया था, वहां पे मैंने कोई 1.5 मिनट का भाषण दिया था और उसमें हमने जो देखा था, लोग हाथों में लिए थे, लोगों के पास क्या क्या था, उन्होंने सारी बात कही। लेकिन फिर भी माननीय हमारे सदन के नेता ने ये कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, उसका भी आज ये हो गया। उन्होंने कहा नहीं, झूठ नहीं, वो गलत। गोविंद पंत राजू, ये क्या धीना मुश्ती हो रही है भाई? हम जनता के सामने कहना चाहते हैं, मैं नहीं, जैसे शुरू से इस मामले में ये आरोप लग रहा था कि ये मैच फिक्सिंग का जैसा मामला है, मुझे लगता है कि आज भी जो घटनाक्रम हुआ है वो उसी की एक कड़ी है। जब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को ये लगा कि उनके हाथ से बिल्कुल ये पूरा मैच निकल गया है और वो बहुत जो पूरा दंगा है उसके बाद समाजवादी पार्टी की बहुत किरकिरी हो गई है, तो समाजवादी पार्टी ने जो क्राइसिस मैनेजमेंट किया है, मुझे लगता है आज ये उसी की कड़ी है। जितने भी लोग नामजद हुए हैं उसमें सबसे पहले भाजपा के विधायक की गिरफ्तारी की गई, और उस गिरफ्तारी को, जो एक बहुत सामान्य गिरफ्तारी है, क्योंकि अभी उन पर दंगे भड़काने का आरोप है, जिसमें भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बहुत वेग एफआईआर है, जिसमें कोई आरोप बहुत साफ साफ नहीं है, एक मंच पर जाकर भाषण देने की बात का आरोप उन पर है। लेकिन जिस तरह का इसको हाइप दिया गया, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ये सूट करता है, उनके लिए ये बहुत, उनके लिए अपने पक्ष में ये बात जाती है कि वो ये ध्यान लोगों का इस ओर आकृष्ट करें कि ये पूरा दंगा बीजेपी की वजह से हुआ है और बीजेपी के नेताओं की वजह से हुआ है। कल जब ये अखबारों की सुर्खी बनेगी और आज जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खी बनी है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पूरा दंगा है मुजफ्फरनगर का, वो बीजेपी ने कराया है। और समाजवादी पार्टी को ये बात उनके लिए बहुत फायदेमंद है कि वो ये तय करा दें कि बीजेपी ने कराया, ताकि उनकी तरफ से उनके कंधों पर जो बंदूक रखी गई है वो बंदूक तय करा देंगे। वो जिस तरह से गिरफ्तारी कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं,
और फिर दंगों पर राजनीति करना ये करते हैं। ये भाजपा का काम नहीं। वहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, जो सज्जन बोल रहे थे अभी, जो इन्होंने कहा है, क्या वहाँ पर जो महापंचायत हो रही थी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, किसी बच्ची के, अतुल जी प्लीज जी आप बोलिए। अतुल जी मुझे समय दीजिए। साध्वी प्राची जो बोल रहे थे वो हमारे स्थानीय संपादक हैं गोविंद पंत राजू, वो कोई राजनेता नहीं है, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते मैडम। वो केवल वो केवल खबरों का सिलसिलेवार विश्लेषण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसी वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे सपा ऐसा समझती है और सपा ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है। जी जी हाँ, एक मिनट, मैं जो अपनी बात कह रही हूँ, मेरी बात सपा प्रोजेक्ट कर रही है, बात सही है। तो गोविंद भाई यही तो कह रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिए, गोविंद जी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है भाई। पिछले 25 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ, वो पत्रकार हैं। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने गोविंद भाई ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए ये मुफीद है, ये मुनासिब है, ये फायदेमंद है कि वो भाजपा को दंगों का दोषी बताए, और सरकार यही कर रही है। ये गोविंद राजू का खुद का बयान नहीं है साहब जी, आप ध्यान से सुनिए शब्दों को। जी अतुल जी, मैं आपको यही तो बात कर रही हूँ कि कम से कम ये पूरा देश देख रहा है और देश को पता चले आखिर वहाँ था क्या। दंगे तो हो गए, वहाँ जो हुआ था वो एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, और एक घटना नहीं, मैं आपको बहुत सारी घटना बताऊंगी। मुजफ्फरनगर के अंदर एक बच्ची के साथ घटना हुई, उससे पहले शामली के अंदर घटना हुई। 3 दिन तक FIR नहीं। हमारे जो नेता है, बड़े वरिष्ठ नेता है बाबू हुकम सिंह जी, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया ना। और मुख्यमंत्री जी जब हज हाउस के बाहर आए थे तब उन्होंने नमाजी टोपी लगाए हुए कहा था कि ये छोटी सी घटना है। साध्वी जी, ये छोटी सी, उनको सारी घटनाएं छोटी सी लगती है। अरे जब अब ये मुगली टोपी लगा करके जनता के बीच में जाकर के केवल बयानबाजी कर रहे हैं और इनके बस की कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, नीरज भड़ाना एक बच्ची MBBS कर रही थी, आखिर क्यों दंगों का राज नहीं खुल रहा? मैं इसलिए आप कह रहे हो कि आक्रोश में है। साध्वी प्राची आक्रोश में नहीं है। साध्वी प्राची देश को सच्चाई बताना चाह रही है, और आक्रोश में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि बच्चियों के साथ में गंदे काम हो रहे हैं इस सरकार के अंदर। एक बच्ची असीम बकार रिस्पॉन्ड कीजिए। मुरादाबाद के अंदर असीम बकार रिस्पॉन्ड कीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आप बोलिए। मतलब मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए असीम भाई बोलिए, हर कोई सुन रहा है आपको। जी देखिए, मैं प्राची जी की बात सुन रहा था, मैं यहाँ पर बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ इन लोगों की बात का। मैं आपसे सवाल अतुल जी पूछ रहा हूँ जी, और इन सब जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इनसे पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में एक भी आदमी का नाम बताइए, एक भी रिकॉर्ड में कोई ऐसा नाम बताइए जिस पर दंगों का आरोप हो, जो दंगों के मामले में जेल गया हो। जी साध्वी प्राची मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कमान हाथ में लिए हुए हैं अमित शाह साहब, वो जेल गए, उन पर आरोप। जिनको असीम बकार साहब, आपके 18 महीने की सरकार में 107 दंगों के आरोप हैं। क्या 107 दंगों में हर जगह भाजपा वालों ने जाकर दिया सलाई लगाई? अगर हाँ, तो आपकी सरकार नाकाम क्यों बनी रही? इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। एक ब्रेक ले रहे हैं। टीवी की मजबूरी है। आप सभी लोग थोड़ा पानी पी लीजिए, मुझे भी पानी की जरूरत है। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। आपको आश्वासन दिलाता हूँ, काम करेंगे, डिटेल में ज्ञापन करिए। आपको कहना चाहूंगा सब तक जाएंगे, आपके समाज के बहुत ही गणमान्य लोगों के बीच में खड़ा हो गए हैं। समाचार प्लस चैनल पर प्रसारित होने वाले किसी भी कार्यक्रम में अगर कोई भी गणमान्य महानुभाव अपने विचार व्यक्त करता है तो उनके विचारों से सहमत अथवा असहमत होना चैनल की संपादकीय टीम के लिए आवश्यक कतई नहीं है। मुखरित किए गए विचार उनके निजी होते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की पालना में विश्वास रखते हैं। समाचार विशेष से संबंधित सभी पक्षों की राय का हम पूर्ण रूपेण सम्मान करेंगे। चलिए चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए साध्वी जी, आप हमारे पास हैं, आपसे ज्यादा बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके खिलाफ FIR है, आप तक यूपी पुलिस पहुंच नहीं पा रही, लेकिन आप मीडिया चैनल्स पर हमारे स्टूडियोज में लगातार मौजूद हैं। आपका एक बयान मेरे पास है जो आपने 12 सितंबर 2013 को दिया। इसमें आपने कहा कि मैंने कोई भावनाएं नहीं भड़काई हैं, मैं संत हूं और संत समाज की रोटी खाता है।
वहां बेटी बचाओ पंचायत थी, किसी की भावनाओं को आहत करने का कार्यक्रम नहीं था। इसके बाद आप आगे कहती हैं कि सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, मैंने राष्ट्र रक्षा और समाज रक्षा का संकल्प लिया है, मैंने वहां रानी लक्ष्मीबाई का काम किया है। बेटियां खतरे में हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तांडव चल रहा है। भाई रानी लक्ष्मीबाई ऐसा करती थी क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। मुझे इतिहास की थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अतुल जी प्लीज, बहुत अच्छा कहा आपने। मैंने रानी लक्ष्मीबाई का काम किया है, क्यों किया? अब सुनिए, देखिए केवल एक घटना नहीं है मुजफ्फरनगर की, बहुत सारी घटनाएं जिन पर पर्दा डाल दिया जाता है। इस सरकार का काम केवल यही है, जहां जहां आजम खां के शेयर हैं या मास्टरमाइंड आजम खां कराते हैं, भाई आप आजम खान साहब के पीछे पड़ गए, पर्दा डाल दिया जाता है। नहीं, आप बात तो सुनिए एक बार। तीर्थंकर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के अंदर एक बच्ची नीरज भड़ाना MBBS कर रही थी, वहां उसके साथ रेप हुआ और उसको मार दिया गया बेरहमी अरे भाई, के साथ। किसने आजम खान का नाम कैसे ले सकती हैं? कैसी बात आप कर रही हैं? इसीलिए क्योंकि तीर्थंकर यूनिवर्सिटी में उसका शेयर है, इसीलिए उसका नाम है। आप पहले उसको समझिए, उसको जानने की कोशिश तो करिए। आप जानना नहीं चाहते अतुल जी, आप कुछ और मुद्दे उठा लेते हैं बीच में। आप पहले जानिए कि हकीकत क्या है। इस सरकार की जो हकीकत है वो सच्चाई जनता के सामने। अरे असीम वकार साहब, साध्वी प्राची खुद को रानी लक्ष्मीबाई कह रही है, कहती है मैं बेटियों को बचाने निकली हूँ। ये कैसी दलील दे रही है भाई? जी, इनके रानी लक्ष्मी बहुत है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमारे पूरा प्रदेश सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कितने लीडर ऐसे हैं जिन पर पहले भी दंगों के आरोप लगे और बहुत से लीडर इनके जेल गए। आज अमित शाह जो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बने हुए हैं, ये कोई बड़ी ये साफ सुथरे आदमी नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। इन्हें अमित शाह, उनका भी इतिहास बहुत काला है। आजम खां बड़े साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे जनाब कल्याण सिंह साहब। बकार साहब एक बात कहूं, बकार साहब मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन आजम खान साहब के खिलाफ भी कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। आजम खान साहब मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के लिए आदरणीय रहे होंगे, लेकिन जिस देश में रहते हैं उसी भारत मां को डायन कहा था उन्होंने। मुकदमा हुआ था मुलायम सिंह जी की पिछली सरकार में, मुकदमा वापस हुआ था। भारत मां को डायन कहने वाले आजम खां, वो उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। और मुजफ्फरनगर का दंगों का मास्टर असीम बकार जवाब दीजिए। चला रहा है क्या? आजम खान साहब ने भारत मां को डायन कहा था कि नहीं कहा था? मुकदमा हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, आधा भाषण ना सुनिए, आप उनका पूरा भाषण सुनिए, उनकी पूरी स्पीच सुनिएगा तो आपको पूरी बातें सब समझ में आ जाएंगी। गजब बात आप कह रहे हैं भाई। आजम खान साहब ने समाचार सबसे कैमरे पर यह कहा कि पिछले 21 वर्ष में साध्वी जी एक मिनट, साध्वी जी हम सब लोग बोलेंगे तो फिर जनता सुन नहीं पाएगी ना। हम लोग एक एक करके बोले ताकि जनता सुन पाए, समझ पाए, हमारे विचारों से सहमत या असहमत खुद को होना तय कर पाए। असीम बकार साहब, बहुत गर्मा गर्मी हो गई, मैं चाहता हूं, हम सब लोग पानी पी चुके हैं, ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं। आजम खान साहब ने समाचार प्लस के कैमरे पर बातचीत करते हुए कहा था कि पिछले 21 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक PCS ऑफिसर बना। समाचार प्लस ने एक पूरी सूची दिखाई थी जिसमें हमने 21 PCS ऑफिसर्स के नाम बताए थे, 11 PPS ऑफिसर्स के नाम बताए थे। जियाउल हक साहब हमारे बीच नहीं है, वरना उनका नाम शामिल करें तो 12 PPS ऑफिसर हैं और उस पोस्ट पे हैं जो CDO बन गए, जो कमिश्नर बन गए, जो मंडलायुक्त बन गए, जो आगे निकल गए। सवाल बड़ा ये है कि इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं तो क्या ये समुदाय विशेष की भावनाओं को भड़काने के लिए दिए जाते हैं या सरकार पर दबाव बनाने के लिए? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मोहम्मद आजम खान साहब के पास जानकारियों का अभाव होता है। इतना बड़ा लाभ लश्कर, इतनी बड़ी सरकार। कभी अतुल भाई ऐसा होता है कि आदमी कहना कुछ चाहता है और जबान से कुछ निकल जाता है ना। आजम खान साहब असीम बकार नहीं है, असीम बकार आजम खान साहब असीम बड़ा लाभ लश्कर, इतनी बड़ी सरकार। कभी अतुल भाई ऐसा होता है कि आदमी कहना कुछ चाहता है और जबान से कुछ निकल जाता है ना। आजम खान साहब असीम बकार नहीं है, असीम बकार आजम खान साहब असीम बकार नहीं है कि कहना कुछ और चाहे, मुंह से निकल कुछ और जाए। नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हर आदमी के साथ ये होता है कि आदमी कहना कुछ चाहता है, जबान से कुछ निकलता है। तो यानी यानी आप ये कह रहे हैं कि आजम खान साहब ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद भी अगर वो अपनी बात पे
अगर रहते तो आप इसको मुद्दे को उठा सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है इस मुद्दे को उठाने की। असीम वकार साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आजम खान साहब ने उस वक्त जो पीसीएस और अधिकारियों वाली बात कही वो नहीं कहनी चाहिए थी, वो गलती से कही थी, कह रहे हैं ना आप? जी जी जी, ये कह रहे हैं ना आप? जी साहब। चलिए, समाचार प्लस को आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव असीम वकार ने अपने सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह जी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता आजम खान साहब के ऊपर टिप्पणी की और ये कहा कि आजम खान साहब ने पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों के बारे में समाचार प्लस पर जो बयान दिया था वो बयान नहीं देना चाहिए था। ये देखिए अब्बास साहब, ये किस तरह की बातें हो रही हैं भाई? समाजवादी पार्टी में खुद इस बात को लेकर एकजुटता नहीं है, आंकड़े होते नहीं हैं। समाचार प्लस ने दिखाया था कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय को कमतर करके आजम खान दिखा रहे हैं। जो आंकड़े वो दे रहे थे कि 21 वर्ष में एक भी अधिकारी नहीं बना, वो आंकड़े तो हमने हमारी सूची में गलत साबित किए और वकार साहब भी अब उसका एहतराम कर रहे हैं। ये मिसलीडिंग वाले कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट क्यों अब्बास साहब? देखिए, जहां तक के भारत माता की बात है कि इस्लाम मजहब भी ये कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। अगर से हम वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे तो अपने मजहब से मोहब्बत कैसे करेंगे? लिहाजा मजहब पहले वतन की मोहब्बत की बात करता है और बाद में मजहब कहता है कि पहले जहां जिस जमीन पर रहते हो उस मिट्टी से मोहब्बत करो, उसके बाद मजहब से मोहब्बत करो। और जहां तक के आंकड़ों की बात है, ये बात आप पूरी तरीके से दिखा चुके हैं। इसके अंदर बहरहाल हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर पूरी तरीके से जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं, प्लानिंग्स होती है, क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो किसी की भी सरकार हो, एक सर्किल होता है जो सरकार को घेर के बैठ जाता है। और वो अंदर गांव देहात के अंदर, इंटीरियर के अंदर हम लोग जाते हैं, गांव जाते हैं, शहरों जाते हैं। आप बड़े जो डेवलप सिटी है उसके इंटीरियर्स में जाइए, वहां तक के जो सरकार की प्लानिंग है वो नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? उसकी वजह क्या है? कभी इसके ऊपर बैठ के सोचा किसी सरकार ने? क्योंकि एक सर्किल होता है जो हर सरकार को घेर लेता है, वो होता किसी का नहीं है, ना वो बीजेपी का, ना तो मौजूदा अखिलेश सरकार में सर्किल में शामिल कुछ लोगों के नाम बताइए प्लीज। और वो कुर्सी को शामिल वही लोग हैं जो इससे पहले बीएसपी सरकार में थे, अब अखिलेश सरकार में है, बीजेपी सरकार में है। वही लोग हैं पूरी तरीके से जो सरकार करते हैं। और सरकार जो सर्किल मुख्यमंत्री जी को घेरा हुआ है, उस सर्किल में कौन कौन नाम बता सकते हैं आप? हिम्मत नहीं इनकी बताने की। देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे, हम लोग बहुत अच्छा उनको मानते थे और बहुत अच्छे मिलनसार हैं। और इसके बाद जो वहां सरकार चल रही है उसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी मैं 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूं कि जिस समय माननीय हुकुम सिंह के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर दौड़ा करके आए थे और अपनी बात को कहने जा रहे थे, तो आप समाचार पत्र वालों ने भी देखा था, हमने भी देखा था कि 2 बार मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया उठने का और ऐसा लग रहा था कि आजम खान जी उनको रोक रहे हैं। तो अब कौन सरकार चला रहा? नेता सदन का हमारा मुख्यमंत्री होता है। इस तरह से जैसे पब्लिक शो में है कि वहां की सरकार माननीय मुलायम सिंह चला रहे हैं, उनके पिताजी, माननीय उनके चाचा शिवपाल सिंह जी चला रहे हैं, माननीय आजम खान जी चला रहे हैं और माननीय सदन के नेता जो है वो, जैसे मैं नया विधायक हूं तो अभी उतना ज्ञान नहीं है जी। हमको अपने नेताओं से बात करनी होती है। लेकिन नेताओं को उनको अवसर देना चाहिए, जैसे हम लोगों को अवसर दिया जाता है कि आप बात करिए, आप बजट पे बात करिए, आप ये करिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी उनको पूरा अवसर नहीं दिया जा रहा है। कोई न कोई वो इस तरह से उनके ऊपर दबाव है। और मैंने नहीं, पूरे समाचार पत्रों में देखा था। आपका भी ये हमारे गोविंद जी, क्या नाम है जो अभी आज नाम लड़के का उसका, अरे आलोक जी, आलोक जी से अभी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने देखा, हमें ऐसा लगा। जी, आपको एक बार बताऊं, जब तक जैसे आप बोल रहे हैं और आपके ऊपर दबाव आ जाए कि आपको समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बोलना है, तो आप कैसी बात करेंगे? ठीक बात है भाई, जब तक आपको खुली छूट नहीं मिलेगी। आप तो दुनिया को दिखाना चाहते हो कि भारत माता में भारत के साथ क्या हो रहा है। जैसे अभी हमको आसू अब्बास की बहुत बढ़िया बात लगी और मैं बधाई देता हूं कि पहले वतन
पहले भारत है, जैसे हम लोग कहते पहले भारत माता है, ठीक है, पहले देश है, पहले राष्ट्र को समाप्त करने का वक्त हो गया है। साध्वी प्राची आर्या आपके खिलाफ दंगों में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। साध्वी प्राची, क्या आप गिरफ्तारी देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ, लेकिन कादिर राणा को पहले गिरफ्तार करो, सईदुल जमा को गिरफ्तार करो, राशिद सिद्दीकी को गिरफ्तार करो, और इनका जो मास्टरमाइंड है आजम खान को गिरफ्तार करो। पूरा देश देख रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है इन्होंने ही दंगे भड़काए, दंगों पर अब राजनीति कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे कि मैंने महारानी लक्ष्मीबाई का काम किया, मैं अभी भी कह रही हूँ। और मेरा परिचय जो पूछते हैं, मैं अभी मुझे बहुत अच्छी बात लगी, किसी ने अभी आपके पास में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि पहले वतन होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश के लिए मरे और देश के लिए जिए। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मरने वाले मत वालों आप गिरफ्तारी देंगी हाँ या ना? जो हंसत झूला झूल गए, मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। साध्वी प्राची, ये मुजफ्फरनगर का मंच नहीं है जहाँ पर आपने मन की बात कही। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, गिरफ्तारी देंगे या नहीं? लक्ष्मीबाई, मैंने वही रोल किया है, मैंने बच्चियों को बचाने का काम किया है, मैंने बेटियों अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 14 लड़कियों से बलात्कार हुआ, आज तक एक भी FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? फिर मैं केवल बेटियों को बचाने के लिए वहां गई थी। आप बताइए ना, एक भी FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? मीनाक्षी लेखी के पास 14 बलात्कार के जो मामले गिना रही थी वो, जिनमें नाबालिग लड़कियां भी हैं, किसी ने भी बलात्कार की FIR क्यों दर्ज नहीं कराई? साध्वी प्राची, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये अलग विषय है अतुल जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अलग विषय क्यों है? आपको बच्चों को तोड़ मरोड़ कराइए क्या? वो उनसे पूछिए ना, वो जिसने मुद्दा उठाया उनसे पूछिए। मेरा परिचय नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, आप ऐसी बात। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप बीजेपी के नेता है, आप कह रहे हैं आप उनको जानते नहीं है। मैं वहां पहुंची, मेरठ के अंदर पहुंची, शामली के अंदर बलात्कार हुआ एक दलित बच्ची के साथ, मैं उस घटना पर पहुंची। उसके बाद में मुरादाबाद के अंदर मुजफ्फरनगर की ओर आप शामली पहुंच जा रही है। अकीम बकार, क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? देखिए, ये लोग अपनी बात मानते नहीं है, ये दो तरह की राजनीति करते हैं। ये दूसरों को तो बुरा कहते हैं, लेकिन जब इन पर पड़ती है तो ये भाग खड़े होते हैं। हाँ। मैं आपके मंच से, आपके समाचार पत्र के मंच से सवाल पूछ प्राची जी से, साध्वी प्राची जी से, कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिसने गोली मारी नाथूराम गोडसे, वही पुरानी क्यों बजा रहे हैं आप? ना असीम बकार साहब, फिर पुराना गाना बजा दिया आपने। इनसे पूछिए राष्ट्रपति को गोली मारने वाला इनके लिए आइडियल है, कितने बड़े वतन मानव है, इनसे ही पूछ लीजिए। एक घंटा बोले थे, माननीय आजम खान जी के ऊपर आरोप लगा, माननीय आजम खान 1 घंटा बोले, लेकिन 5 मिनट हमारे सुरेश राणा को नहीं दिया गया, और उसी के आधार पर उनके गिरफ्तारी की। भारतीय जनता पार्टी को केवल दंगाई कहने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी धरती माता को, भारत माता को, राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं करता है, बहु बेटियों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे जितनी समस्या है। अरे भदौरिया जी, अगर FIR है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? आज तो सत्र भी खत्म हो गया। हम तैयार है कादिर राणा को गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी हम कहते हैं आप कर लीजिए। सुरेश राणा को गिरफ्तार किया, कौन कह रहा गिरफ्तार नहीं करिए? जो भी आप गिरफ्तार करिए, आप जाइए उनके घर। कौन गया? माननीय हुकुम सिंह के घर पर मैं गया था मुजफ्फरनगर में, उनको कोई लेने नहीं गया था। उन्होंने कहा था जिसे गिरफ्तारी करना हो मैं घर पे हूँ। असीम बकार, आपकी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि आप गिरफ्तारी करना ही नहीं चाहते। नहीं, गिरफ्तारी तो सबकी होगी। तो फिर कादिर राणा को क्यों छोड़ा हुआ है? एक भी अपराधी बचना नहीं जाएगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के कादिर राणा हो, नूर सलीम हो, या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। अच्छा, और समाजवादी पार्टी के नेता का भी तो नाम ले लीजिए। मैं आपसे उत्तर प्रदेश से वादा कर रहा हूँ, एक भी ऐसा आदमी बख्शा नहीं जाएगा जिसने। असीम बकार साहब, सपा के नेताओं का भी तो नाम ले लीजिए। उनके ऊपर राजनीति हो रही, कितने अफसोस की बात। असीम बकार, बड़ा दुख है। असीम बकार हमारे साथ हैं। ये देखिए, ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी हो गई।
समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो जब खुद के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो फोन उनका या तो कट जाता है या वो काट देते हैं। असीम बकार हमारे साथ है ना? मैं सुन रहा हूं आपकी बात। जी, तो असीम बकार साहब जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के जिस नेता का नाम दंगा भड़काने में सामने आया, जो मंच पर मौजूद था, उसकी गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं कर रहे? उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले होनी चाहिए थी। हम लोग को मौका तो दीजिए। अभी तो गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात की है। क्यों? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अगर आपके घर का, अगर आपकी पार्टी का कोई नेता दंगे भड़का रहा था तो उसको पहले पकड़ा जाना चाहिए था। रक्षा नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं प्रदेश से वादा कर रहा हूं, हमारी सरकार किसी भी दंगाई के साथ नहीं है। अरे भाई, दंगाई के साथ नहीं है, लेकिन पार्टी में शामिल क्यों रखा हुआ है? उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। इस सब गिरफ्तार होंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे भाई, तो बीजेपी वालों को पहले गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं आप? पहले समाजवादी पार्टी वाले लोगों को गिरफ्तार कीजिए। इनमें न्याय करने की क्षमता नहीं है, ये न्याय नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, क्योंकि न्याय की क्षमता को मानने मुलायम सिंह यादव से ज्यादा किसी में नहीं है। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। मैं सबसे पहले एक एक करके आप सभी लोगों से बात करूंगा। भदौरिया साहब, 30 सेकंड आपके पास हैं, जो भी कहना चाहते हैं कहिए। 30 सेकंड। जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सुरेश राणा जी ने जब कहा था सीडी देखना चाहिए और सीडी देख के गिरफ्तारी करिए, और वो गलत नहीं है, लेकिन उनको जबरदस्ती आज गिरफ्तार केवल इसलिए किया है चूंकि उन्होंने सही बात बोली है। उन्होंने कहा कि राजा भैया को समय दिया गया था अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा था। उन्होंने कहा कि आजम खान जी को जब आरोप लगा तो उन्होंने भाषण दिया अपने, लेकिन मुझे क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? 5 मिनट का मौका नहीं दिया गया, और अब उसने बात की तो आज उनको जेल के अंदर पहुंचाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता सुरेश राणा जी के साथ है, भारत माता की रक्षा करने वाले के साथ है, बहु बेटियों की रक्षा करने वाले के साथ है। भारतीय जनता जी, अब्बास साहब, फाइनल कमेंट, 30 सेकंड्स फॉर यू। मौलाना अब्बास, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आवाज आ रही है? बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर हर पार्टी से ऊपर उठ के जो भी दंगे में मुलविस है, जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें दंगे के ऊपर हर पार्टी से ऊपर उठ के, कोई भी सियासी पार्टी हो, उससे ऊपर उठ के जो भी दंगे में मुलविस हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे असीम बकार, चाहे बीजेपी। 30 सेकंड आपके पास है। समाजवादी पार्टी के नेता राशिद सिद्दीकी का नाम आ रहा है। आपको गिरफ्तारी की शुरुआत उनसे करके एक मैसेज देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का नेता भी अखिलेश जी की सपा की सरकार में अगर गलत काम करेगा तो पहले पकड़ा जाएगा। ऐसा कब तक होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ? 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी, अभी आपने देखा होगा, विधायकों को बाहर निकालकर साबित कर दिया था कि पार्टी के अनुसार। अरे भाई, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कोई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है। मैं आपकी पार्टी के पास सवाल पूछ रहा हूँ, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। इन लोगों ने राजपिता की हत्या की, उनको शहीद किया, उनको आइडिया। असीम बकार साहब, आप कुतर्क कर रहे हैं, बेसिकली आप कुतर्क कर रहे हैं। हमको आगे बढ़ना है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई आज हुई है, आज आप लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। साध्वी प्राची, 30 सेकंड में अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए। अगर गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं तो फिर देर किस बात की? बिल्कुल तैयार है, लेकिन कादिर राणा की गिरफ्तारी कराइए, राशिद सिद्दीकी की गिरफ्तारी कराइए, नूर सलीम राणा की गिरफ्तारी कराइए, और जो दंगों का मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी कराइए। और निवेदन करना चाहती हूँ, रक्षक और भक्षक में फर्क करना सीखिए, और राष्ट्रभक्ति और देशद्रोह में भी न्याय करना सीखिए। देशद्रोही कौन है और देश रक्षक कौन है? अरे भाई, आप ऐसे किसी के लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं साध्वी जी? आप ऐसे किसी के लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? ये सही नहीं है। क्या भारत माता को डायन कहने वाला देशद्रोही नहीं हो सकता? ये गलत बात है। कैसी बात कर रहे हैं आप इतने समझदार होकर के? जी, क्या भारत माता को डायन कहलवाए जाए? क्या उसको लाल बत्ती देनी चाहिए? क्या उसको जो दंगों का मास्टरमाइंड है वो खुलेआम घूमे, उसे पूरी व्यवस्था और पूरा